जय हिंद। एक व्यापारी के द्वारा काफी तंग परेशान होने के बाद एक पीसीएस अधिकारी या फिर यूं कहे कि एक लीगल अधिकारी जो कि राज्य के होते हैं, उनके खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की जाती है। अब ये जो रिश्वत की रकम थी वो 40 लाख रुपए थी। इसके बाद इस अधिकारी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ और लोग भी साथ में मिले होते हैं और बताया जाता है कि ये रिश्वत तो सीधा ऊपर तक जानी है। फिर जांच एजेंसी ट्रैप प्लान करती है और इस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करती है। और जब इस अधिकारी के घर पर रेड पड़ती है तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम कैश बरामद की जाती है। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, जहां पर करण गुप्ता नाम का एक व्यापारी अपनी 2 दुकानें बड़े ही अच्छे तरीके से चला रहा था। एक दुकान का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ केक्स और दूसरी दुकान का नाम था श्री सावरिया स्वीट्स। दूसरी दुकान मिठाई की दुकान थी। अब ये दोनों दुकानें काफी अच्छे तरीके से चल रही थी। सुबह शाम की रोटी भी ये परिवार अच्छे से खा रहा था और पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। अब कुछ समय बाद होता क्या है, दरअसल एक दिन अचानक से एक अथॉरिटी का अधिकारी इनकी दुकान पर आता है और कहता है कि आपकी दुकानों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है जो कि कानून के खिलाफ है। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी, उसको करण गुप्ता भी नकार नहीं पाया और उसके बाद उसकी दुकान को यानी जुलाई 2024 को उसकी दुकान को सील कर दिया गया। अब एक दुकान सील होती तो भी माना जाता, पर यहां पर दोनों ही दुकानें सील कर दी गई, जिसके बाद करण गुप्ता का पूरा धंधा सीधे तौर पर चौपट हो गया। अब खाने कमाने के लिए कोई दुकान नहीं बची थी। ऐसे में वो अब रास्ते तलाशने लगा, खोजने लगा कि कैसे मैं अपनी दुकानों को दोबारा से बचा सकूं। दोनों दुकानें सील होने के बाद वो लगातार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, साथी व्यापारियों से पूछता रहता कि कैसे मैं अब इस समस्या से निजात पा सकता हूं, कैसे दुकानों को दोबारा से खुलवाया जा सकता है। कोई कहता कि रिश्वत दे लेकर मामला सेटल कर लो, कोई कहता कि कोर्ट में जाओ, कोई कहता कि अधिकारी से मिलो। तो इस तरह की अलग अलग राय मिलती। अब इस बीच हुआ क्या कि 3 से 4 महीने का समय बीत चुका था। अचानक से करण गुप्ता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। आरोप के मुताबिक ये कॉल सीधे तौर पर विजय मागू नाम के एक अधिकारी द्वारा किया गया था, जो कि शहरी आश्रय बोर्ड के लीगल अधिकारी थी। उनके ओर से कॉल करके कहा गया कि देखिए आपकी दुकानों को सील किया गया है। अब इसमें आपके लिए बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि आपको एक फर्जी कागजात हमारी ओर से मुहैया करवा दिया जाए। कभी भी अथॉरिटी आए तो वो कागज आप अथॉरिटी या पुलिस के अधिकारियों को दिखा दिया करें और अपनी जान बचा लिया करें। और इस बीच हम आपकी दुकान को डीसील कर देंगे, यानी कि जो सीलिंग की गई है, जो दुकान बंद की गई है, उसे वापस से खोल देंगे। आप अपनी दुकान चलाने लग जाना, जब कोई चेक करने आएगा वो कागज दिखा देना, पर ओरिजिनल कागज आपको मुहैया नहीं करवाया जा सकता। ना ही लिखती तौर पर आपको यह दिया जा सकता कि आपकी दुकान को दोबारा से खोलने की अनुमति दी जाती है। पर गैर कानूनी तरीके से यानी कि चोरी चुपके आप ये दुकान 24 घंटे खुलेआम चला सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और जब ये बात सुनता है करण तो उसे लगता है कि शायद ये रास्ता भी सही है, क्योंकि फिलहाल दुकान खुलने का कोई रास्ता तो नजर आ नहीं रहा। कम से कम रोजी रोटी चलनी फिर से शुरू हो जाएगी। पर इसकी एवज में आरोप के मुताबिक करण से यह अधिकारी मांगता है 40 लाख रुपए की रिश्वत। वो कहता है 40 लाख दे दो, इसके बाद 24 घंटे जोर शोर से अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर डालो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, एक बात है, अगर कोई ईमानदार अधिकारी या कोई स्ट्रिक्ट अधिकारी अचानक से रेड मारने के लिए आ जाता है तो कुछ दिन के लिए आपकी दुकान वो बंद कर देगा। हम पीछे से आकर 2-4 दिन बाद फिर से आपकी दुकान खुलवा देंगे। हम हमेशा आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब वो पसोपेश में फंस गया था कि क्या मैं रिश्वत के पैसे दूं
या फिर रिश्वत के पैसे ना दो। परिवार के साथ भी सलाह मशवरा किया, कुछ दोस्तों के साथ भी किया। उसके बाद सलाह यह मिली कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही पाप है, गैर कानूनी है, इसलिए इस रास्ते पर जाना तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की थी तो उसे हटाया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और अदालत से भी इस मामले में राहत मिल सकती है। अब किया जाए तो क्या किया जाए? करण गुप्ता ने यह तय किया कि इन रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और इसी क्रम में वो 4 नवंबर के दिन पहुंच जाता है सीबीआई के दफ्तर में। वहां पर जाकर पुलिस के अधिकारियों को पूरी कहानी बयान करता है कि कैसे उसकी दुकान पर थोड़ा सा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, ये वो मानता है, पर उस कंस्ट्रक्शन की एवज में उसकी दोनों दुकानों को सील कर दिया गया और उसके बाद 40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। उसने अधिकारी का नाम भी बताया और क्या कुछ उस अधिकारी की ओर से कहा गया वो एक एक क्रमवार तरीके से अधिकारियों को बताया। जब अधिकारियों ने ये बात सुनी तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। रोज के रिश्वत के केसेस एंटी करप्शन के अधिकारी सीबीआई में डील करते हैं। ये मामला सुनने के बाद अधिकारियों ने तय किया कि इस मामले की प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब जिस दिन करण सीबीआई के दफ्तर में पहुंचा था उसी दिन अधिकारियों ने तय किया कि आज से ही प्रारंभिक जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और सबसे पहले फोन किया गया विजय मगू नाम के अधिकारी को, जिसके ऊपर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। अब शाम को पुलिस के अधिकारी करण को कहते हैं कि आप उस अधिकारी, रिश्वत मांगने वाले अधिकारी विजय मगू को फोन करें और उसे मिलने के लिए बुलाएं। फाइनली करकटडूमा में सहगल बेकरी के पास एक जगह निश्चित होती है, वहां पर तैयार हो जाता है ये अधिकारी मिलने के लिए। अब सीबीआई की टीम करण गुप्ता को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचती है। थोड़ी दूर पहले सीबीआई की टीम अपनी गाड़ी में रुक जाती है और करण गुप्ता को कहती है कि आप अपनी स्कूटरी लेकर आगे चले जाएं उस अधिकारी से मिलने के लिए। एक इंडिपेंडेंट विटनेस चश्मदीद भी तैयार किया जाता है। उसे कहा जाता है कि आप जाकर सारी जो कन्वर्सेशन है उसे सुनने की और देखने की कोशिश करें। करकटडूमा में दोनों के बीच में यानी इस अधिकारी के बीच में और करण गुप्ता के बीच में बातचीत हुई और रिश्वत की रकम फाइनल की गई। अब इसके बाद सीबीआई के अधिकारी दफ्तर में करण को लाते हैं। जो कुछ हुआ उसे अपने कागज पर अपनी जो भी रिपोर्ट होती है उसे बनाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है यानी 5 नवंबर। उस दिन एक और व्यक्ति का नाम विजय मागू नाम के इस अधिकारी द्वारा लिया गया था, वो था सतीश। उसने कहा था कि सतीश से जरूर मिलना, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि वही सारी डील को ब्रेक करवाएगा। अब सतीश से मिलने का प्लान अगले दिन बनता है। सीबीआई के अधिकारी करण गुप्ता को लेकर अपने साथ जाते हैं और थोड़ी दूर पहले ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी स्कूटी पर जाओ सतीश से मिलने के लिए। जगह तय होती है पहाड़गंज पतंजलि स्टोर के नजदीक। वहां पर दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है और बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो हुई थी यानी कि 2 दिन की जो प्रक्रिया थी उसमें सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दाल में कुछ काला तो है। अब इसके बाद प्रक्रिया का अगला और आखिरी दौर था। फिर करण गुप्ता नाम के इस व्यापारी, उसके पिता और साथ में सतीश, 3 लोगों को इकट्ठे जाने के लिए कहा जाता है कि आप जाइए और आरोपी अधिकारी से मुलाकात करिए। उसके लिए समय और स्थान निश्चित होता है। फिर ये लोग विजय मग्गू नाम के इस अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं। अब करण गुप्ता कहता है कि सर मैं इतने रिश्वत के पैसे नहीं दे सकता। ये अधिकारी कहता है कि इतने तो देने ही पड़ेंगे, दरअसल ये पैसे हमें नहीं चाहिए, ये ऊपर तक जाने हैं। इस कन्वर्सेशन के दौरान ये अधिकारी पी के झा नाम के डायरेक्टर का नाम लेता है, इसके साथ ही केपी सिंह नाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम भी ले देता है। वो कहता है कि इन अधिकारियों तक पैसा जाना है, इसलिए ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे। अब जब ये बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद सीबीआई के दफ्तर में फिर से ये व्यापारी पहुंच जाता है और अधिकारियों को लाकर अपना रिकॉर्डर दे देता है, जिसके बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की जाती है। अब उसके बाद ट्रैप का प्लान किया जाता है, यानी कि वो दिन जिस दिन भ्रष्टाचारी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाना था। अब फाइनली 1-2 दिन में करण गुप्ता को कहा जाता है कि आप अब एक बार फिर से जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको फोन करें और कहें कि सर रिश्वत का इंतजाम हो गया है, मैं आपको पैसे देने के लिए कहां पर आऊं आप बताइए। अब
वैसा ही करण गुप्ता करता है और उसके बाद समय और स्थान निश्चित हो जाता है पैसे लेने के लिए। अब विजय नाम का यह अधिकारी बताए गए स्थान पर पहुंचता है, वहीं पर करण गुप्ता और पीछे से सादे कपड़ों में पुलिस के अधिकारी यानी सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, जिसका विजय नाम के इस अधिकारी को पता नहीं होता। अब जैसे ही रिश्वत के पैसे इस अधिकारी को पकड़ाए जाते हैं, तभी सादे कपड़ों में मौजूद सीबीआई के अधिकारी भागते हुए इस अधिकारी को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, उसके जेब से पैसा निकालते हैं और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही सतीश नाम के बिचौलिए की भी गिरफ्तारी होती है। अब जब इतनी बड़ी रिश्वत की रकम सिर्फ एक व्यापारी से मांगी जा रही थी, तो सीबीआई की टीम को यह शक था कि कहीं ना कहीं ये लोग पहले भी रिश्वत के इस गोरख धंधे में लिप्त होंगे और इन्होंने काफी पैसा भ्रष्टाचार के जरिए कमाया होगा। अब इसे देखते हुए सीबीआई के अधिकारी रेड मारने के लिए विजय नाम के इस अधिकारी के घर पर पहुंचते हैं। घर पर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस अधिकारी के घर पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं, जिसे देखकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान परेशान रह जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तकरीबन 90,000 या 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला एक अधिकारी, उसके घर पर 4 करोड़ रुपए कैश कैसे मिल सकता है। टेक्निकली अगर बात करें तो 3 करोड़ 79 लाख रुपए इस अधिकारी के घर से बरामद हुए थे, जिन्हें पुलिस के अधिकारियों ने फौरन सीज कर लिया और माल खाने में रख दिया गया। और इसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, यानी पीओसीए की विभिन्न धाराओं के तहत। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात की जाए तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा होती है, साथ में जुर्माना होता है, और सबसे बड़ी जो बात है वो है जैसे ही कन्विक्शन होगा उसके साथ ही नौकरी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमेशा नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर कभी भी अपने पथ से भटकेंगे और अनैतिक कार्य करेंगे तो कानून के हाथ एक ना एक दिन गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति तक पहुंच ही जाते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में भी माननीय अदालत का फैसला अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा। जय हिंद।